हेलो दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज एक नए तरीके से एक नए अवतार के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। अब से पहले आपने मुझे देखा है एक बोर्ड पर। आज टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यूज करते हैं क्योंकि आपको सभी को पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बनता है इतना तो, और आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके लिए नई नई जो इन्वेंशन है वो करते जा रहे हैं। तो आज एक नई शुरुआत कर रहा हूं आपके साथ, जिसमें आप सभी का साथ, आप सभी का जो सपोर्ट है, आपका प्यार है वो बिल्कुल मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि आप सभी उसी तरीके से जैसा अब से पहले मुझे सपोर्ट करते आए हैं, प्यार करते आए हैं, वैसा ही सब सपोर्ट करते रहेंगे, वैसा ही प्यार करते रहेंगे। फिर भी अगर आप में से कोई भी अभी नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तुरंत दबा लें ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब आज हम करने क्या वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। अब से पहले जो भी हमने पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं जो कंपटीशन है उसकी जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि जो पेपर्स हैं वो आने वाले हैं आपके। जैसे कि राजस्थान पुलिस का जो पेपर है उसकी जो डेट है अनाउंस हो चुकी है। इसके अलावा हम बात करते हैं पटवार के पेपर की, तो उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है भाई। जो इसके अलावा रीट है, रीट भी आपकी आने वाली है। यानी मान के चलो कि लगभग सभी पेपर्स जो हैं उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो अब ऐसा मैंने सोचा कि जो पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अब उस ज्ञान को हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसे गुणने की जरूरत है। क्योंकि जितना हम पा रहे हैं ना उसको हम बार उसको रिपीटेशन करें, साथ में उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आज उसी की शुरुआत कर रहा हूं आपके साथ। हम क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं। आज की डेट की बात करते हैं तो एक छोटी सी क्वेश्चन सीरीज है, क्विज रख रहे हैं आपके लिए। कल से यानी कि आने वाला जो कल है तब से हम हर दिन एक बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, ये मान के चलो आप 40-50 क्वेश्चंस एक साथ आपके लिए लेकर आऊंगा उनको। और पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए लाइव क्लास लाने वाला हूं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप फटाफट उत्तर देते जाएंगे और पता लगता रहेगा आपको। आज कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो प्रयास है कैसा लगता है आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा रहा और आपको कितना मजा आया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि आज क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले स्क्रीन पर है आपके जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न आपको क्या कहता है कि मनुष्य की जीभ पर कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं? अब याद कीजिए आप, मैंने आपको पढ़ाया था, हमने क्लास ली है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि अगर मैं इन स्वाद कलिकाओं की बात करता हूं तो मुख्य रूप से कितने होती हैं? 4 प्रकार की। लेकिन किन में होती है ये होती है स्तनधारियों में। किसमें होती है? स्तनधारियों में, मैमल्स में होती है। लेकिन मनुष्य की बात करते हैं तो कितनी होती हैं? केवल 3 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं मनुष्य में? कि मनुष्य में तो कितनी हो गई आपके 3 प्रकार की, और स्तनधारियों की अगर बात करेगा तो कितनी होती है? 4 प्रकार की। तो हमारा आंसर तो क्या हो गया इसका? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब एक बार आपको रिपीटेशन करवाते हैं कि कौन कौन सी होती है ये स्वाद कलिकाएं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? फोलिएट, जो हमने पढ़ा था। फोलिएट के बाद में एक कौन सी आती है जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म। फिर आती है हमारी फंजीफॉर्म, और एक लास्ट में चौथे नंबर पे आती है जिसको हम कहते हैं सरकमवेलेट प्रकार की। तो हमारे अंदर मनुष्य में ये जो होती है फोलिएट प्रकार की स्वाद कलिका है वो नहीं पाई जाती है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो हमारे क्या हुआ? स्वाद कलिकाएं कितनी हो गई हैं? 3 हो गई है।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका 3 हो गया है। आपको ये सब रिपीट हो गया है कि फोलिएट, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और साथ में सरकमवेलेट। तो जो फोलिएट है वो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि मनुष्य के दांतों से संबंधित असत्य कथन बताइए। एक तो ध्यान रखना, जब जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नहीं है, असत्य है, सत्य है, तो आप जब भी पेपर में क्वेश्चन सोल्व करते हो तो इनको पहले अंडरलाइन कर लिया करो ताकि ये दिखते रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं से होती हैं। तो एक एक को पढ़ते हैं कि यह विषम दंती होते हैं, कि मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं क्या? याद कीजिए अब जो मैंने पढ़ाया था आपको कि जो मनुष्य के दांत हैं उसके बारे में मैंने आपको 3 शब्द लिखाए थे। कौन कौन से थे? मैंने बताया कि मनुष्य के दांत विषम दंती या हेटेरोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट या विषम दंती होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आपको पता है कौन कौन से थे? इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड मोलर, ये सभी पाए जाते थे, आपको पता है। नेक्स्ट आता है कि यह द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब जीवन में कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। तो अगर 2 बार आ रहे हैं तो हमारे आते हैं या नहीं? बिल्कुल आते हैं। एक दूध के दांत आते हैं, फिर एक स्थायी दांत आते हैं, तो ये भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट आता है कि ये समदंती होते हैं। अब देखिए, जब हमने इसको सही बता दिया है कि ये विषम दंती होते हैं, तो समदंती होंगे क्या? नहीं होंगे। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? ये हो गया। और लास्ट है कि गर्त दंती होते हैं, बिल्कुल थीकोडोंट होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो गर्त में धसे हुए होते हैं। बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को, छोटे छोटे शब्द होते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं आपसे। तो 3 शब्द आपके सामने रहेंगे हमेशा। कौन कौन से? एक तो होगा आपका हेटेरोडोंट, ठीक है, एक होगा आपका थीकोडोंट, और एक होता है आपका द्विबार दंती, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट तीनों आपको याद रखने हैं। मनुष्य के दांतों के संदर्भ में कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये तीनों जो शब्द हैं वो याद रखने हैं कि मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफायोडोंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से पढ़ना। आमाशय में किन विशेष कोशिकाओं से HCl का श्रावण होता है? किसका श्रावण की बात कर रहा है? ये HCl के श्रावण की बात कर रहा है, ध्यान से। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना जो पिछला हमने पढ़ा है, ध्यान देना, जो पिछला अपन ने पढ़ा है ना उसको बिल्कुल रिपीट करें, अपने माइंड में रिपीट करें कि यार हमने क्या पढ़ा था और हमने क्या पढ़ाया था। ध्यान होगा आपको। अगर नहीं देखा है तो आप अभी ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है उसको देखें अच्छे से, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने ये तो 2-2 बार पढ़ाया है, स्कूल एजुकेशन के लिए भी पढ़ाया है मैंने, इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी पढ़ाया है। तो आप जहां भी चाहें वहां जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं किसकी? एक एक कि जो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं, एक होगी चीफ सेल्स होती है, एक होती है पेप्टिक सेल्स और एक होती है पेराइटल सेल्स। अब इनमें क्या क्या होता है सबसे पहले तो उनको देखते हैं। जो हमारी अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं इनसे हमारे जो गैस्ट्रीन हार्मोन है उसका स्रावण होता है। किसका होता है? गैस्ट्रीन हार्मोन का स्रावण होता है। चीफ कोशिका और पेप्टिक सेल्स हैं, ये एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी एक ही कोशिका के 2 नाम हो गए। क्या क्या हो गए? चीफ सेल्स एंड पेप्टिक सेल्स। इनको एक नाम और दिया जाता है जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स। और इनसे भी कौन सा जो गैस्ट्रीन हार्मोन है उसका स्रावण होता है, यानी कि जो जठर हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं हमारे, जो पाचन की क्रिया में बहुत विशेष भूमिका निभाते हैं, उन एंजाइम्स का स्रावण इनसे होता है। तो जो बच गया कौन? पेराइटल सेल्स। कौन सी सेल्स? पेराइटल सेल्स, या इनको कहते हैं ऑक्जेंटिक। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। इनसे किसका स्रावण होता है? इससे होता है आपके
HCl का श्रावण होता है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, या इनको हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में कहते हैं अम्लजन कोशिका। कौन सी कोशिका? अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका से किसका श्रावण होता है? HCl का श्रावण होता है। तो अब आपके सामने चारों जो नाम दे रखे हैं उनसे पता लग गया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? पैराइटल सेल्स हो जाएगा, या ऑक्जेंटिक कोशिका, या अम्लजन कोशिका। अब HCl की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है HCl क्या करता है? जो आमाशय है उसके pH को नियंत्रित करता है, यानी कि बहुत कम कर देता है, अति अम्लीय बना देता है। इसके अलावा जो बाहर से जाने वाले जो पदार्थ है, यानी कि जो बैक्टीरिया है, उन सबको खत्म करता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ध्यान से समझना इसे, निम्न में से ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है कि जिससे ऊर्जा सर्वाधिक सबसे पहले प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ध्यान से देखना, समझना, क्या आंसर होगा इसका? तो हमारा जो प्राथमिक स्रोत है वो कौन होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ये हमारा प्राथमिक स्रोत होता है, और जो वसा होता है वो हमारा सेकेंडरी या द्वितीयक स्रोत माना जाता है। लेकिन इनसे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ध्यान से समझना, इनसे सबसे पहले तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन केवल कितनी? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? केवल 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर मैं वसा की बात करता हूं, ध्यान से देखना, वसा की अगर मैं बात करता हूं तो कितनी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्राप्त होती है। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो 9 किलो कैलोरी है, उसके अंदर 4 किलो कैलोरी है, यानी कि ज्यादा तो किससे प्राप्त हो रही है? वसा से प्राप्त हो रही है, हमारी लिपिड से प्राप्त हो रही है। फिर भी प्राथमिक स्रोत कौन है हमारा है कार्बोहाइड्रेट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी, ध्यान से समझना, जब भी हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले अगर पाचन है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। जो शुगर है आपका ग्लाइकोजन के रूप में हम इसको स्टोर करते हैं, आप सभी को पता है। तो हमारा जो प्राथमिक स्रोत कौन सा हो गया है? आपका कार्बोहाइड्रेट। द्वितीयक स्रोत कौन है? आपका लिपिड है। ध्यान देना। और सर्वाधिक, अगर कभी आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है? आपकी वसा से प्राप्त होती है ऊर्जा। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुराना ज्ञात विटामिन कौन सा है? सबसे पुराना है ज्ञात विटामिन कौन सा है? ध्यान से समझना, कौन सा विटामिन होगा? फटाफट बताइए, कमेंट करें, आप कमेंट करें। माना कि ये लाइव क्लास नहीं है, कल से या परसों से मैं कोशिश करूंगा आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊं, ताकि मजा आए, आपको भी पढ़ने में, हमें पढ़ाने में मजा आए और तुरंत आप आंसर दे सकें। तो सबसे पुराना ज्ञात विटामिन कौन सा हो गया? सी हो जाता है। सबसे पुराना ज्ञात विटामिन कौन है? सी है, जिसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा विटामिन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान से देखना, एक तो होते हैं जल में घुलनशील, कौन से होते हैं? जल में घुलनशील, और एक होते हैं किसमें? वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील की बात करेंगे तो उसमें 2 आते हैं, बी और सी, विटामिन बी और सी, तथा इसके अंदर आते हैं ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन इसके अंदर आते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा बी और सी दोनों किसमें होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। क्लियर रहेगा आपको? ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसे, कि निम्न रोगों में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? कि इन युग्मों में से, जो ये युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो इनसे थोड़ा अलग है, थोड़ा इनसे अलग है? तो ध्यान से देखो, समझो इसे। एड्स, खसरा, ये सारे रोग दे रखे हैं। अभी किस आधार पर पूछ रहा है? तो आपको पहले इन सबको देखकर समझना है कि यार किस आधार पर पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो रोग हैं उनके किसकी वजह से होते हैं, पैथोजन कौन है इसका, रोग कारक कौन है इसका। तो जो एड्स है ये वायरस से होता है,
होता है या नहीं? खसरा जिसे हम मीजल्स कहते हैं, मीजल्स भी किससे होता है? वायरस से होता है। अब ये आप पूछेंगे कि सर ये कैसे बता रहे हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो जो कि रोगों के बारे में थे, जिसमें हमने वायरस जनित रोगों की बात की थी, हमने प्रोटोजोआ जनित रोगों की बात की थी, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, वो ध्यान से देखना, जाकर वापस से देख सकते हैं आप उस वीडियो को। तो ये दोनों कैसे हो गए? वायरस जनित हो गए। मलेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रोटोजोआ जनित होता है, मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। और पेचिस है, ये भी कैसा होता है? प्रोटोजोआ जनित होता है। पेचिस किससे होता है? एंटअमीबा से होता है ना, तो वो भी प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम कि जो टाइफाइड है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है या नहीं? और जो पीलिया होता है वो किससे होता है? वायरस से होता है। पीलिया किससे होता है? वायरस से होता है। जो कोविड है, अब ये चल रहा है आपका कोविड है, ये वायरस है, कोरोना वायरस। और जो पोलियो है ये भी क्या है? वायरस है। तो इसमें भी दोनों क्या हो गए? वायरस हो गए। इन दोनों के भी प्रोटोजोआ, इन दोनों में भी वायरस हो गए। लेकिन इसमें क्या है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित है, इसलिए कौन सा युग्म हो गया? आपका जो सी है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। तो समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपास्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। उपास्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सबसे किसमें किया जाएगा? कॉन्ड्रोलॉजी में। किसमें किया जाएगा? कॉन्ड्रोलॉजी में। इसके अलावा सार्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का, ठीक है। इसके अलावा साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। और ओस्टियोलॉजी में किसका किया जाता है? अस्थियों का, अस्थियों का। तो कॉन्ड्रोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बहुत अच्छा है। लेजर क्या होता है? लेजर होता है, जो लेजर है वो कैसा होता है? अवर्णी प्रकाश होता है, एक वर्णी प्रकाश होता है, बहुवर्णी या द्विवर्णी? तो ध्यान से समझना, जो लेजर होता है ना, तो आपने सबने देखा होगा, लेजर लाइट आप सबने देखी होगी, बचपन में हमने खेला है। जो एक लाल लाइट आती थी जिसे कि हम क्या करते थे? जलाकर बहुत दूर तक अपने दोस्त, जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनके घर तक हम डालते थे, उनके घर तक किया करते थे ना। तो वो जो लाइट है, लेजर लाइट है, वो कैसी होती है? एक वर्णी प्रकाश की बनी होती है, यानी उसके अंदर जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? एक वर्ण होता है, केवल एक ही कलर होता है। आपने सबने देखा है, अगर रेड लाइट ली है तो रेड ही होगी, एक वर्णी प्रकाश होता है। और इसी वजह से जो प्रकाश है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश वैसे भी सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जो इसके कण होते हैं वो केवल इस एक बीम के चारों तरफ ही चक्कर काटते हैं, फैलते नहीं हैं। और इसी वजह से जो प्रकाश होता है वो अत्यधिक दूरी तक जा सकता है। जो लेजर का प्रकाश होता है, जो लेजर बीम होती है, वो बहुत दूरी तक जा सकती है। सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकती है कौन? जो लेजर की बीम होती है, क्योंकि इसका प्रकाश कैसा होगा? एक वर्णी प्रकाश होता है। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जब भी अपन पेपर देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई एक दिवस जरूर पूछा जाता है, एक डे जरूर पूछा जाता है। ये इसी वजह से, और विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान से संबंधित आपको सभी जो दिवस हैं वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट भी दे दूंगा जिसके अंदर सारे दिवस होंगे, ठीक है। जो पेपर होगा उससे पहले आपको एक चार्ट अवेलेबल करवाऊंगा जिसमें सभी दिवस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, आपको एक दो तो पता वैसे भी होता है कि 8 मार्च क्या है? महिला दिवस हो गए। जो 22 मार्च है, इसको क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है जी? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल, जो अभी कुछ महीनों पहले ही गया है, 22 अप्रैल, उसे क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये याद होंगे सारे कि 16 सितंबर ओजोन दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, तथा 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? अपना विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से समझना कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही होगी। क्या होगी? देखिए, आयाम क्या है, कंपन का आयाम क्या है, समझना इस बात को कि आप बोल रहे हो या आपके घर में एक छोटा बच्चा है वो बोल रहा है, दोनों की आवाज में फर्क है।
फर्क है या नहीं? तो इनके आयाम में ही तो फर्क है इनकी, यानी आपने एक बड़ा मतलब बड़ी घंटी ली, एक बिल्कुल छोटी घंटी ली, दोनों में अंतर है। बड़ा बर्तन बजाकर देखो, एक छोटा बर्तन बजाकर देखो, दोनों में फर्क है। तो ये क्यों, उनकी आवाज में फर्क क्यों आता है? हम मंदिर जाते हैं, मंदिर की जब घंटी बजाते हैं तो बड़ी जो घंटी होती है उसकी आवाज अलग होती है, जितनी छोटी होती जाएगी घंटी उसकी आवाज में वही डिफरेंस आता जाएगा। तो क्या है ये इसके आयाम की वजह से होता है कि जो ध्वनि है वो आयाम की वजह से ही तीक्ष्ण हो सकती है, प्रबल हो सकती है, दुर्बल हो सकती है ना। तो सिंपल है कि अगर उसका आयाम क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ेगा, आयाम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही ध्वनि क्या होती जाएगी, प्रबल होती जाएगी। यानी जितने कंपन की दर बढ़ेगी ना उतनी ही ज्यादा तीक्ष्ण होती जाएगी ध्वनि। जैसे एक पतली आवाज किसी की होती है, जैसे महिलाओं की जो आवाज है वो पतली होती है, लेकिन पुरुषों की आवाज है वो थोड़ी भारी होती है। किसका फर्क है? आयाम का फर्क है। इनके अंदर जो होने वाले कंपन है, इन कंपन का फर्क होता है, और इसी कंपन की वजह से ही आपकी जो आवाज है वो प्रबल हो सकती है, दुर्बल हो सकती है। यहां तक समझ में आ गया आपको? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे जो कि पूछा जा चुका है पेपर्स में पहले, क्या कि एक शेर की दहाड़, ध्यान से सुनना, शेर की दहाड़ और जो मच्छर भिनभिनाता है, उन दोनों में प्रबल ध्वनि किसकी होगी, अधिक प्रबल ध्वनि किसकी होगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ठीक है, कि मच्छर की आवाज जो होती है वो और शेर की दहाड़ दोनों में प्रबल ध्वनि किसकी होती है। तो इसी के साथ जो अपनी सामान्य विज्ञान है उसके 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम ज्यादा करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके साथ ही अब क्या है कि जैसे हम या तो पटवार का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और है जो कि आता है, जिसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इनमें बहुत ज्यादा गलतियां करता है। तो और वो सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपके सामने? कंप्यूटर। बिल्कुल, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है, यानी कि पटवार के पेपर की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लगभग आई थिंक 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 नंबर का मैटर होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसके क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं। आज एक ये छोटा सा ट्रेलर है आपके लिए, ये मान के चले कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर तो बाकी है, अभी तो केवल क्या है आपके लिए, ये ट्रेलर चल रहा है। तो ट्रेलर आ चुका है, तो ट्रेलर का मजा लिए, क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, द्वितीय पीढ़ी, ध्यान से पढ़ना इसे, द्वितीय पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? जब आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में कि फर्स्ट पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी क्या है, द्वितीय पीढ़ी क्या है, तृतीय पीढ़ी क्या है, और जो अब चल रही है 5वीं पीढ़ी, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अभी के लिए इतना कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? तो किसका प्रयोग किया जाता था? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। किसका प्रयोग? ट्रांजिस्टर का। अब एक बार आपको सिर्फ रफली बता देता हूं, फर्स्ट पीढ़ी की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगर सेकंड पीढ़ी की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। अगर थर्ड पीढ़ी की बात करें तो वहां पर आपके आईसी आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार वहां हो चुका था, और वहां पर एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता था। फिर आता है आपका जो फोर्थ जनरेशन है, उस फोर्थ जनरेशन में आपके इसी आईसी को क्या किया गया? खूब आईसी ली गई, ठीक है, उनको एक ही सर्किट पर कनेक्ट किया गया और उनसे एक सर्किट बनाया गया, एक स्केल का इंटीग्रेशन बनाया गया, जिसे नाम दिया गया एलएसआई या वीएलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका नाम दिया गया। तथा जो 5वीं पीढ़ी जो अब चल रही है, फिफ्थ जो जनरेशन है, उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इन्हीं की मदद से बहुत बड़े बड़े साइज के जो कंप्यूटर थे, जो सुपर कंप्यूटर थे, या पहले आप खुद ध्यान दीजिए
सबने देखा है, जो पहले डेस्कटॉप आता था उसके बाद में हमारे जो लैपटॉप आने लगे, अब हमारे पास टैबलेट आने लगे, मोबाइल है, एक छोटा सा मोबाइल है जो कि उस कंप्यूटर के बराबर क्षमता रखता है। आज मोबाइल में भी जो आपका मोबाइल होता है उसके अंदर स्टोरेज है वो 1 TB तक आने लग गई है, जो कि पहले कंप्यूटर्स में मिलती थी, अब से पहले लैपटॉप्स में आपको मिलती थी, लेकिन अब मोबाइल में एक नॉर्मल हो गया है। पहले 4 GB रैम के साथ जो लैपटॉप खरीदा जाता था उसको हम ये मानते थे कि बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसका, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि मोबाइल है वो आ गए हैं आपके 8-8 GB रैम तक के, 12-12 GB रैम तक के मोबाइल आपको मिल जाएंगे मार्केट में। इसके अलावा 128 GB जो स्टोरेज है, 256, 512 GB या 1 TB तक की स्टोरेज है वो आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है मोबाइल्स में। तो आप सोचिए कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, जो साइज है कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, पहले बड़े कंप्यूटर थे अब छोटे हो गए, किसकी वजह से हो रहे हैं, इस इंटीग्रेशन की वजह से तो हो रहा है कि सर्किट को छोटा किया जा रहा है धीरे धीरे। तो अब कौन सा हो गया है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया है, यानी कि बहुत असंख्य आईसीज को एक छोटे से सर्किट में समा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कंप्यूटर की एक भाषा जिसे 0 तथा 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है क्या कहलाती है, किसकी मदद से, केवल 0 और 1 की मदद से, और इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी संख्याएं। जो बाइनरी संख्याएं होती हैं ये 0 और 1 से ही डिनोट की जाती हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी जाती हैं। तो ये किस में होता है, ये हमारी जो शुरुआती लैंग्वेज थी, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज जो आती थी जिसको कंप्यूटर समझता है। ध्यान से समझना, कंप्यूटर आप जो लिखते हो, आपने आपका नाम लिखा रमेश, ठीक है, आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट, वो नहीं समझता इसको कि कौन है ये क्या है, वो क्या करेगा, इस नाम को या इस गणना को क्या करेगा, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेगा। आपने कंप्यूटर से पूछा 2 + 2, तो वो कैसे बताएगा, वो डायरेक्ट 2 नंबर को नहीं जानता है, वो पहले 2 को बाइनरी डिजिट में चेंज करता है, फिर उसको जोड़ता है और उसके बाद में बाइनरी डिजिट में आपको आंसर देता है, और बाइनरी डिजिट को वापस से वो क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में यानी कि कन्वर्ट करके आपके सामने शो करता है। यानी कंप्यूटर आज भी किस पर चल रहा है, बाइनरी लैंग्वेज पर चल रहा है। कंप्यूटर नहीं समझता है अपनी लैंग्वेज को। समझ रहे हो ना इस बात को, या नहीं समझ रहे हो, समझ गए होगे, समझदार हो। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा है जिसके अंदर किसका, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ENIAC, ध्यान से समझना, ENIAC में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, ENIAC की। आप खुद आंसर देंगे कि ENIAC क्या था। ध्यान से समझना, ENIAC फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। सबसे पहले बात तो ENIAC क्या था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। अगर इसकी नाम की बात करते हैं तो नाम याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्या नाम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका नाम है। और ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर था। अब आप सभी को पता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बात की है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था, सबसे पता है आप सबको, किसका, वैक्यूम ट्यूब का। तो ये कोई अलग से थोड़ी आया है, किसी अलग जमाने से आया है क्या, नहीं आया ना। तो जब फर्स्ट जनरेशन में था तो किसका प्रयोग किया जा रहा है, वैक्यूम ट्यूब का। क्लियर रहेगा। सेकंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कंफ्यूजन आता है, सबको आता है, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हुए भी नहीं जानते। हम जानते सब कुछ है लेकिन नहीं जान पाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक क्रम बताता हूं किस तरीके से जो ये चलता है। ध्यान देना, सबसे पहले क्या होगा, बिट। क्या होता है, बिट होता है। उस बिट से मिलकर क्या बनता है, निबल बनता है। क्या बनता है, निबल बनता है, जिसके अंदर कितने बिट होते हैं, 4 बिट। यानी कि 4 बिट से मिलकर क्या बनता है, एक निबल बनता है।
क्लियर। इस निबल के बाद में आता है आपका बाइट, जो कि किससे मिलकर बनता है, 8 बिट से मिलकर बनता है। 8 बिट या 2 निबल एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। क्लियर रहेगा। इस बाइट के बाद में आपका आता है किलो बाइट, जिसको हम के भी लिखेंगे। क्या है ये, किलो बाइट। क्या है ये, किलो बाइट। इस किलो बाइट से क्या बनता है आपका मेगा बाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इनसे कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इन इकाइयों को क्रम में से जचाइए, आरोही क्रम में, या सबसे बड़ी निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई कौन सी है। आज उसका कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे कभी भी। एमबी के बाद में क्या आता है आपका, जीबी, गीगाबाइट। मैं सिर्फ गीगा लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप, गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद में क्या आता है आपका, इधर से स्टार्ट कर दूं, यहां से स्टार्ट कर देता हूं, इस तरीके से ले लेते हैं इसे, यू गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद में क्या आया, टेराबाइट। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, टेराबाइट। टेराबाइट के बाद में क्या आता है आपका, पीबी। यहां से अब कंफ्यूजन है कि क्योंकि टीबी तक तो हमें सबको याद रहता है। इसके बाद में क्या होगा, देखिए यहां ध्यान से, इसको कहते हैं हम पेटाबाइट। पेटाबाइट के बाद में क्या आता है, पेटाबाइट के बाद में आएगा आपका ईबी, जिसको हम कहते हैं एक्साबाइट। एक्साबाइट के बाद में आएगा आपका जेडबी। जेडबी, ध्यान, इसको सही कर देता हूं, इसको कहते हैं हम जेडबी। जेडबी को कहते हैं जेटाबाइट। जेडबी के बाद में आएगा वाईबी, योटाबाइट। योटाबाइट के बाद में आता है आपका बीबी, जिसको हम कहते हैं ब्रोंटाबाइट। क्या कहते हैं, ब्रोंटाबाइट। तो अब आपके सामने इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। आपको अधिकतम जितना हो सकता है ना उतना मैंने बता दिया है। क्या, तो सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो आपके सामने क्या आ गई है, बिट। तो आपको पता लग गया कि भाई बिट इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में निबल है, निबल के बाद में बाइट है, बाइट के बाद में किलो बाइट है। और यहां तक ध्यान देना, यहां से एक चीज और बताता हूं आपको, एक मिनट, यह ध्यान देना, ये जो बाइट होता है, इस बाइट में कितने, यानी कि जब बाइट से केबी में जाएंगे तो यहां आप लिखेंगे कितना, 1024 बाइट। कितना, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। फिर 1024 किलो बाइट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट। यानी कि सब में क्या चलता रहेगा, 1024 चलता रहेगा। अभी हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना, आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि वहां पर कई बार पूछता है, पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे पेपर में क्या पूछेगा आपसे, पेपर में पूछ लेता है कि 10 की पावर 10 बाइट किसके बराबर होता है, 2 की पावर 10 बाइट किसके बराबर होता है। तो 2 की पावर 10 का मतलब क्या हो गया, 1024, और बाइट लगा रखा है तो 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। सीधा सीधा आंसर आपके सामने निकलेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तो आप इसे नोट करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 जनवरी का मनाया जाता है, सबको पता है, न्यू ईयर मनाया जाता है, ऐसा कोई दिवस नहीं है। 13 जुलाई को पता नहीं क्या मनाया जाता है, और 3 मार्च को बहुत बड़ा दिवस है। 3 मार्च को आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो चलो बता देता हूं आपको। 3 मार्च को मेरा बर्थडे है, मेरा नितेश मुदगल का बर्थडे मनाया जाता है। तो बहुत बड़ा दिवस हुआ है, नहीं हुआ ना। तो हमारा जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम आज इतना ही रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके सामने रखे गए। जैसा आपको लगा आप खुद मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कि कैसी आपको ये क्लास लगती है। आगे हम लाइव करेंगे इन चीजों को, जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ाएंगे। जैसे कि आज 15 क्वेश्चन रखे गए, आपसे 30 से 50, 50 से 70, इस तरीके से हम एक गुणज में चलते रहेंगे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगती है जरूर बताएं। आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब ये तो बोलने की जरूरत है नहीं आपको, सभी समझदार हो, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके जरूर बताओ मुझे कि कैसा लगता है। बाकी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।